वक्फ पैक्ट पे जेपीसी ने कुल 32 सुझाव दिए हैं। इस कानून को ठीक करने के लिए 32 बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 32 बदलावों के बाद यह वक्फ पैक्ट पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा? भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहीं है ही नहीं है। WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। मैं इस जेपीसी के सुझावों का स्वागत करता हूं। सरकार जो अमेंडमेंट ले आई उसका स्वागत करता हूं। सरकार ने जो प्रयास किया है उसका स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ सवाल है कि इस देश में बहुविधान चलेगा या संविधान चलेगा। अगर जब संविधान चलेगा तो संविधान का अर्थ होता है ये समान विधान, सबके लिए समान विधान। भारत के संविधान में जमीन का जो विवाद है उसका विवाद का समाधान करने के लिए कोर्ट की व्यवस्था हुई है। आपकी रेवेन्यू कोर्ट है, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। एडीएम के यहाँ मुकदमा चलता है, तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चलता है, एसडीएम के यहाँ मुकदमा चलता है और सबका मुकदमा वहीं चलता है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, बहाई सबका वहीं चलता है। लेकिन एक कम्युनिटी का मुकदमा वक्फ बोर्ड में चलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। अब सवाल यह है कि जब भारत में संविधान है, प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा गया है, तो फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? फिर पारसी बोर्ड और पारसी ट्रिब्यूनल क्यों नहीं? फिर जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं? बहाइयों के लिए अपना बोर्ड, अपना उनका ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? ईसाइयों के लिए अपना ईसाई बोर्ड, ईसाई ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? बाकी सबके लिए एक व्यवस्था और एक कम्युनिटी के लिए अलग से व्यवस्था। अभी भी अगर ये सारे अल्पसंख्यकों के लिए एक होता तो भी समझ में आती बात कि भाई ठीक है, माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाता है और माइनॉरिटीज़ की अलग से व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन मुस्लिम्स तो माइनॉरिटी में है लेकिन एक्चुअली नहीं होना चाहिए, तो फिर उनके लिए अलग से प्रावधान क्यों? दूसरा, आर्टिकल 14, 15, 16 का क्या होगा जो उससे कहता है किसी से भेदभाव करना नहीं करना, कुछ नहीं करना। दूसरा, वक्फ पैक्ट, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल सब एक कम्युनिटी के लिए है और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे, जो वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे, उनका वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, वो सब कुछ कहाँ से आएगा? तो आर्टिकल 27 का वायलेशन हो गया है। तो क्योंकि वो तो जो जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, तो सब बड़ी सीधी सी बात है। क्या इस देश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड खड़ा करने के लिए दे रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल चलाने के लिए दे रहे हैं? वो एक कम्युनिटी के लिए अलग से मंत्रालय चलाने के लिए दे रहे हैं क्या? नहीं। तो आर्टिकल 27 का भी तो वायलेशन हुआ। और सबसे बड़ी बात की, जो स्वतंत्रता के समय वक्फ बोर्ड के पास 50,000 एकड़ से कम जमीन थी, वो 10 लाख एकड़ जमीन हो गई। पार्कों पे कब्जा कर लिया है, ऊसर जमीन पे कब्जा कर लिया, बंजर जमीन पे कब्जा कर लिया, खेल के मैदान पे कब्जा कर लिया, दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लिया, सड़क किनारे कब्जा कर लिया, जितने जहाँ जगह जगह दरगाह बना के उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, मज़ार बना के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, पक्का कब्रिस्तान बना के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उन जमीनों का विवाद कहाँ जाएगा? जो लोग वहाँ पीड़ित हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या फिर उसी वक्फ बोर्ड के सामने जाएंगे, उसी वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जाएंगे? अगर वहाँ जाएंगे तो उनको तो न्याय मिलेगा नहीं। फिर तो उनको हर प्रदेश की राजधानी में, क्योंकि वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल तो प्रदेश की राजधानी में रहेगा। तो अगर ये इस पर अगर फैसला नहीं हुआ कि मेरठ के व्यक्ति की ज़मीन पे जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है उसका मुकदमा अब मेरठ में चलेगा या उसको अभी भी लखनऊ जाना पड़ेगा? अमरावती और अकोला की ज़मीन पे जहाँ वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है उसका मुकदमा अब अमरावती, अकोला में चलेगा, कोल्हापुर में चलेगा, या उसको अभी भी मुंबई जाना पड़ेगा? झबुआ की ज़मीन पे जहाँ वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया उसका मुकदमा अब झबुआ की लोकल कोर्ट में चलेगा या उसको भोपाल जाना पड़ेगा? तो फिर संविधान कहाँ हुआ? फिर तो एक देश एक विधान नहीं हुआ, फिर तो सबको समान अधिकार नहीं हुआ, फिर तो सबको समान अवसर नहीं मिला, फिर तो सबको कहते हैं जो फंडामेंटल राइट है फिर तो उसका वायलेशन बना रहेगा। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या रह गया? सब एक समान है, सबको सबके एक समान अधिकार है, सबको समान जो है अवसर मिलेगा, वो कहाँ गया? मैं फिर से कह रहा हूँ, सरकार जो कर रही है मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। मजहब के आधार पर अगर कुछ भी रहेगा तो आगे समस्या आएगी। सरकार अगर इस वक्फ पैक्ट में अभी 32 सुझाव ले आके पुराने वाले को ठीक कर रही है तो फिर कोई अगर सरकार आई तो वो पूरा इस 32 सुझाव खत्म करके पुराने वाले कानून को फिर से बहाल कर देगी। तब क्या होगा? दूसरा, इन 32 सुझावों के बाद भी जो 1950 के बाद अनगिनत प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया उसका क्या होगा? क्योंकि आज़ादी 1950 में तो 50,000 एकड़ भी नहीं थी, अब तो 10 लाख एकड़ हो गई है। तो ये जो 9.5 लाख एकड़ बढ़ी है एकाएक, जबरदस्ती उसको वक्त उसमें दिखा दिया गया, उसका क्या होगा?
नए वाले वक्फ होंगे वो तो रजिस्टर होंगे, लेकिन जो पुराने वाले वक्फ जबरदस्ती के रजिस्टर में चढ़ा दिए गए हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के ही, बिना विल के ही, बिना बाकायदा नोटराइज किए हुए, उनका क्या होगा? एक बात और, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबसे ज्यादा दान करते हैं भारत में। वो मठ मंदिर बनाएंगे, वो गौशाला बनाएंगे, वो धर्मशाला बनाएंगे। आपस में अगर विवाद होगा फिर तो कोर्ट में चलेगा। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई मुस्लिम आके उस पर अपना क्लेम कर देगा तो वक्फ प्रॉपर्टी है, फिर उसका मुकदमा कहाँ जाएगा? उसका तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, वक्फ बोर्ड में चला जाएगा। इस पे भी क्लैरिटी की जरूरत है कि ये जब वक्फ बोर्ड बनेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल बनेगा, तो ये केवल मुस्लिम्स का आपस का विवाद ठीक सुलझाएगा या गैर मुस्लिम के साथ अगर कोई विवाद होगा तो उसको भी सुलझाएगा? मेरा ये मानना है कि ये जब काम हो रहा है तो इसको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का नामो निशान मिटा देना चाहिए। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल की व्यवस्था चलेगी तो भले ये 32 सुझाव लागू हो जाएंगे, इसके बाद भी समस्या कुछ न कुछ बनी रहेगी। एक पैरेलल में अलग से व्यवस्था बनी रहेगी। और वैसे भी ये पूरी तरीके से जमीन का मुद्दा है, लैंड का मामला है। लैंड फंडामेंटल राइट नहीं है, लैंड रिलीजियस मामला नहीं है, लैंड शुद्ध रूप से सिविल राइट है। और लैंड का मुकदमा चलता है चकबंदी अधिकारी के यहाँ, लैंड का मुकदमा चलता है एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, लैंड का मुकदमा चलता है एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, लैंड का मुकदमा चलता है चकबंदी कमिश्नर के यहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी भारत में इतने लोग रहते हैं, सबका मुकदमा तो चकबंदी अधिकारी के यहाँ चलेगा, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ चलेगा, कलेक्टर के यहाँ चलेगा, कमिश्नर के यहाँ चलेगा, तहसीलदार के यहाँ चलेगा। लेकिन वहीं अगर किसी ने आके बोल दिया नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो फिर मुकदमा ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए अब जब इतने वर्षों के बाद इस पर काम हो रहा है तो अच्छा ये है एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाया जाए। कहने का मतलब एक देश एक विधान लागू किया जाए। अलग से रिलीजन के आधार पे इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे वक्फ ट्रिब्यूनल हो, चाहे मजहब के आधार पे जो कुछ नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पे जो भी योजनाएं चल रही हैं, मजहब के आधार पे जितने भी बोर्ड हैं, मजहब के आधार पे जो भी ट्रिब्यूनल है, ये नहीं चलना चाहिए। ये विभाजन की एक फाउंडेशन तैयार कर रहा है। एक आदमी को अलग से प्रिविलेज दे के, अलग से उसको विशेष दर्जा दे के, वो हम कहते नहीं उसको वीआईपी बना दे रहे हैं। क्या मुस्लिम्स इस देश की वीआईपी हैं क्या? तो उनको अलग से प्रोटोकॉल चलेगा, अलग से उनके लिए कोर्ट चलेगी, अलग से उनकी व्यवस्था चलेगी, उनके लिए अलग से उनका सर्वेयर अलग होगा। बाकी सबका मुकदमा एसडीएम के यहाँ चलेगा, एडीएम के यहाँ चलेगा, डीएम के कलेक्टर के यहाँ चलेगा, और मुस्लिम का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा, उनका सर्वेयर भी अलग होगा। ये व्यवस्था से मैं इसका विरोधी हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि ये वक्फ एक्ट पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, और नहीं ख़त्म होना चाहिए तो फिर ईसाई बोर्ड, ईसाई ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए। फिर तो जितने पंथ हैं सारे पंथों के लिए अपना अपना बोर्ड होना चाहिए, अपना ट्रिब्यूनल होना चाहिए। फिर समस्या और भी बढ़ जाएगी, और इसलिए बढ़ जाएगी कि जहाँ दो पंथों का मुकदमा होगा वो फिर मुकदमा कहाँ जाएगा? आज की डेट में आखिर ये समस्या बनी हुई है ना कि अमेंडमेंट के बाद अभी भी ये दिक्कत बनी हुई है कि अगर बिरला मंदिर जहाँ चल रहा है, उस बिरला मंदिर में अगर कोई आके कहेगा ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो मुकदमा कहाँ जाएगा? ये प्रॉपर्टी इस समस्या बनी हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है ज़्यादा अच्छा होगा इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। ये कांग्रेस का महापाप है। 1954 में नेहरू ने बनाया, उसके बाद इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, उसके बाद इसको राजीव गांधी ने मजबूत किया, फिर नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, फिर मनमोहन सिंह ने मजबूत किया। अगर ये कानून रहेगा, चाहे भले ही अमेंडमेंट के बाद, तब भी यहाँ पे लैंड जिहाद चलता रहेगा।